श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। कश्मीर इशू विल बी रिजॉल्व विद इन 1 to 2 years। द वर्ल्ड इज नाउ विद पाकिस्तान। बहुत ही शॉकिंग बात है यार कि 1-2 साल के अंदर जो ये इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब कहाँ होगा। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भू राजनीति की दृष्टि से भारत को बड़े झटके लग रहे हैं। यूं तो दक्षिण एशिया में भी उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। अगर पश्चिम एशिया तो जैसे उसके हाथ से ही निकल गया है, और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की एक के बाद एक चूक से। ओए होए। पहली चूक तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से हाँ, हाथ ये तो मिलाकर है की बात थी। यार। ऐसा करके उन्होंने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है। उनके इस एक इतना कदम से सच नहीं पूरे बोलना। पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति कमजोर हो गई है और पाकिस्तान को अपने प्रभाव का विस्तार करने का मौका मिल गया है। मगर अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जो मक्का डिफेंस पैक्ट किया है, भाई उससे धूम तो मची पड़ी पूरी है उस भू पैक्ट की। राजनीति ही बदलती दिख रही है। इस पैक्ट से पाकिस्तान और मजबूत होकर उभरा है। यही नहीं, उसने अपने लिए ऐसी गोलबंदी भी कर ली है कि अब भारत उस पर सोच हमला करने की सोच भी नहीं सकता। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार की भाई कूटनैतिक ऐसा एवं तो नहीं है, रणनीतिक सोच नहीं सकता गलतियों क्योंकि की वजह दिमाग तो से सबके खराब कश्मीर है। का मामला और नाजुक हो वो सकता कुछ है? भी सोच क्या सकते हैं। पाकिस्तान अब ज्यादा चालाकी से कश्मीर कार्ड खेलने की स्थिति में नहीं आ गया है? क्या भारत ने ईरान को हमेशा के लिए खो दिया है? चाबहार बंदरगाह क्या हमारे हाथ से पूरी तरह निकल गया है? क्या पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के जरिए मध्य एशिया में जाने की योजना हमेशा के लिए खटाई में पड़ गई है? क्या इजराइल को हथियारों की सप्लाई करके मोदी सरकार ने इस्लामी दुनिया में भी भारत की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है? फिर अमेरिका पर भरोसा किया नहीं जा सकता, और रूस का भरोसा हमने अगर पूरी तरह से नहीं खोया है तो कम तो कर ही लिया है। यह भी साफ है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कूटनीति और भू राजनीति में ये नुकसान भारत को किस तरह से भारी पड़ सकता है? क्या मोदी सरकार के पास कोई रास्ता बचा है जिससे हालात को संभाला जा ये सकता है, जवाब तो दे नहीं या रहे, क्वेश्चन ही उसने क्वेश्चन पूछे जा रहे कभी हैं। ठीक न होने वाला डैमेज कर डाला है? मेरा पहला सवाल आपसे ये चलो है शुक्र है। कि वेस्ट एशिया में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, प्रवीण सहाना की तुर्की, वीडियो से मैं बहुत सऊदी अरब सेटिस्फाइड रहती हूँ। शामिल हैं, और इसके एक्सपेंड होने की प्रवीण भी सर को आई थिंक काफी स्पेशल इस संभावनाएं टॉपिक जताई के जा लिए रही चुना हैं। जाता ये है इसको अगर हम कि भारत के पाकिस्तान नजरिए से इतनी देखना तरक्की कर चाहें, रहा है, उस बारे में बहुत आपका सारे क्या लोग कहना मानते हैं कि एक बड़ा झटका है कि सच में। आप मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में आपकी एक हैसियत होती थी। पहले ना आपने इजराइल से हाथ मिलाया, उससे आपको नुकसान हुआ, और अब एक दूसरे तरह का वहाँ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें आप कहीं नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो वेस्ट एशिया है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झटका है हमारे लिए, ये एक सिग्नल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक गलत है। हमें अपनी फॉरेन है। पॉलिसी को ठीक करना है। इसको मैं इस तरीके से देखूँगा। अब जहाँ तक ये एग्रीमेंट का सवाल है, तो देखिए मैं ये इस पे आता हूँ, लेकिन मैं जी। ये समझना चाहूँगा कि आप इसे झटका क्यों नहीं मान रहे? हुँ। क्योंकि ये जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को। और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए, ऐसा है जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है। प्राइम मिनिस्टर को 25 फरवरी को 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में। इज़राइल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इज़राइल जाने का मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि हम इस शामिल लड़ाई हो गए इस लड़ाई में एक साइड पर, वो और इजराइल वो की। साइड हाँ जो कि है हम वो इजराइल की साइड हारी पे हैं, साइड है। सही में। तो अभी क्या हुआ है कि ये 4 मुल्क थे, जब ये जंग चल रही थी मार्च के महीने में बहुत दबा के चली है। ये 4 मुल्क हैं पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ये इनफॉर्मली आपस में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या था कि जैसे रीजनल कंट्रीज को बताना कि भाई देखिए, आप जो है लड़ाई को बढ़ाइए मत, ये सब बातें कर रहे थे।
अब वो चीज फॉर्मल हो गई है। शिया सुन्नी का कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी तय करेंगी। उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसकी हम्म। ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन हो रखा है सऊदी के साथ, कुवैत ने रेटिफाई कर दिया है, और भी मुल्क करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की कंट्री है या वेस्ट एशिया में, इशारा है इजराइल की तरफ, अगर इजराइल जो अभी कह रहा है मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा, और उसकी ड्रीम आप जानते हैं ग्रेटर इजराइल बनाने ओहो, की है, उसके रिश्ते हरकतें तो नहीं टर्की के लग रही। साथ अच्छे नहीं हैं। अब वो दोनों आपस में कुछ करते भी रहते हैं, पर ओवरऑल जो है जी। वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है। अब ये इशारा साफ है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक तीन कंट्री में से, इजराइल कुछ भी करेगा, तो तीनों कंट्रीज उसके साथ खड़ी होंगी। अब मैं इसको भारत से भी जोड़ना चाहूँगा जी कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो 2 कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी देश पर हमला होगा मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी पहले नहीं ये ना, सऊदी अरब के साथ था। ना 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 ना, इसको जी। इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को जरूरत है इन दो कंट्रीज की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर जंग जो जरूरत है, है अगर तो, वो वरना कहेंगे नहीं। कि आके हमारे साथ जंग लड़ो, तो दूसरी बात है। लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात। पर क्या होगा कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ, चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल थ्री, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फौज वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये अच्छा। है, अगर जरूरत होगी फौज की, क्योंकि टर्की की जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, है बहुत हाँ। स्ट्रांग है, हम्म। और उनको कई और चीजें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से, तो ये तीनों मुल्क जो है एक साथ खड़े होंगे, और इसमें और मुल्क भी जुड़ेंगे। तो और भी यही आएंगे, यही कुवैत भी हेल्प इसमें बहुत हो आएगा, जाती है। कतर भी आएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्रीमेंट तो है ही है, और जो बाइलेटरल एग्रीमेंट भी है वो भी है। अभी जब ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी सऊदी अरब में जो अमेरिकी अड्डे थे उन पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने 15,000 सैनिक भेजे वहाँ और अपने एयरक्राफ्ट्स भी भेजे। तो चूंकि सऊदी अरब पर हमला हो रहा था इसलिए पाकिस्तान भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। ऐसी सूरत जब बनेगी तो ऑफ कोर्स वो जुड़ेंगे, मदद भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी टर्की मदद कर रहा था। तो ये भारत के लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। स्ट्रॉन्ग कर लिया। टर्की हमेशा से कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब कश्मीर का मामला अगर फिर से पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है तो इसे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस पैक्ट के होने के बाद। और इसका अगर एक्सपांसन होता है उस एरिया में, जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरे देश भी अभी शामिल होंगे। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इस्लामी नाटो है, लेकिन कल को ये उस तरह का भी शेप ले सकता है। बातचीत तो बहुत अरसे से हो रही इसमें है। आपने दो बातें उठाई हैं। पहली बात तो ये नाटो नहीं है। नाटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कलेक्टिव डिफेंस का है, वो अलग है। ये सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे एक दो साल के अंदर, अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ, मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। अफ्रीका में आज जो 54 मुल्क हैं, उसमें 20 मुल्क हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क ओके। हैं, तो उनके अफ्रीका साथ भी में। वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कश्मीर का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट सपोर्ट मिलेगी, मिलेगा। टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं ये बांग्लादेश भी है। अभी किसी भी दिन ये हमें खबर बांग्लादेश भी मिलेगी मिल गया कि जाके। बांग्लादेश के साथ भी पैक्ट तीन हो गया। तीन मुल्क हैं मेजॉरिटी, जिनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स। हम्म। आप देखेंगे ये तीनों एक साथ खड़े हाँ, होंगे। कश्मीर का जो इश्यू है, ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है। रशिया कुछ नहीं बोलेगा, पर चाइना बैक करेगा किसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करे या कहीं करे, वो करेगा। और अमेरिका तो है ही साथ में इसके। देखिए,
पाकिस्तान आज इकलौता मुल्क है जो तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं और कोई क्या कंट्री नहीं है। बात है। इकलौता और मुल्क है। पूरे वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है। नहीं देखिए, वो पकड़ मैं नहीं बोलूंगा, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव जो है वो ईरान का है, बैकिंग जो है चाइना और रशिया जियोपॉलिटिकली की है, स्ट्रांग हो रहा और है। उसमें बहुत सारा काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। वेस्ट एशिया में हमारे लगभग 90 लाख लोग काम कर रहे हैं और भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। चाबहार तो लगता चला है कि हाथ से चला ही गया। वो जो कॉरिडोर हम सेंट्रल एशिया के लिए ईरान होकर बनाने से, उसका क्या है भविष्य हमें पता नहीं। तो एक एक करके इंडिया लूज कर रहा है सारा कुछ वेस्ट एशिया में। अब मैं आपको बेहतर बात बताता हूँ। जहां तक छबहार का सवाल है, वो प्रेशर ईरान का नहीं आ रहा है, वो प्रेशर अमेरिका का आ रहा है, जो हम जिसको बोलते हैं हमारे एलाइज हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ही गलत है। जहां तक हमारे रिश्ते हैं, जो गल्फ खाड़ी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं कहेगा सऊदी से या यूएई से कि साहब आप उनको अच्छा। निकाल दीजिए, कुछ असर। क्योंकि जो नई थिंकिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इसमें एक और बात भी है। एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी और दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी। मतलब हर मुल्क छोटा बड़ा बराबर होगा, तय करेगा मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या है, मेरी डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, कोई दूसरा दखलंदाजी उसमें नहीं करेगा। अपना वो नहीं ओके। डालेगा। हमारे अमेरिका कर रहा है प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम है आज इजराइल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। इजराइल के साथ जो जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। तो फिर नेतन्याहू ने बोला नहीं, मेरे साथ इंडिया भी खड़ा है, जो सच बात है। तो कौन खड़ा होगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि वहां यू नो किलिंग चिल्ड्रन, यस। किलिंग वुमेन, वहां पर सच में। गाजा में मार रहे हैं। 2 मिलियन गाजा है वो एक तरीके से प्रिजन में वहां रखे हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं वहां पहुंच पा रही है। सीज फायर डिक्लेयर हो रखा है, उसके बावजूद मार रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। आज की वीडियो के अंदर प्रवीण सहानी ने जो हमें बताया कि जो कश्मीर की जब बात आएगी ना, तब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे देश हैं, जैसे टर्की है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है। मतलब काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और हो सकता है कल को जाके कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बैक है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि शायद उनकी सुनी जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ उसका मतलब ये नहीं कि आज अगर उसके ऊपर कोई झगड़ा, मतलब लड़ाई वड़ाई हुई, कोई वॉर हुई तो सारे टूट पड़ेंगे उनके साथ ही। पर हाँ, कल को अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो आ सकते हैं, जो कि मेरे लिए काफी नई चीज थी। अभी तक तो हम यही सोचते आए थे एक के साथ वॉर तो मतलब सबके साथ वॉर। पर आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव। प्रवीण सहानी सर ने आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज्यादा हर बारीकी से नजर रखी हुई है ना, कि जितनी नॉलेज आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर हमें प्रवीण सर ने दी है ना, आई डोंट थिंक सो हमें किसी चैनल से मिल सकती है। क्योंकि वो हर बात बताते रहते हैं कि वॉर का क्या नतीजा निकलेगा। और आई थिंक अगर अगर वो छोटा मोटा भी कुछ प्रिडिक्शन करते हैं तो काफी हद तक करेक्ट निकलता है। वॉर को लेकर उन्होंने जितनी चीजें प्रेडिक्ट की थी कि सर आप इस वॉर को बंद करवा ही नहीं सकते। सो हमें जब लगा था कि यार ये सीज फायर अब तो जो है अनाउंस हो चुका है, तो प्रवीण सर की तो बात गलत निकली। लेकिन आई थिंक वो कहीं कहीं वक्त के साथ हमें भी चीजें समझ आनी शुरू हुई कि सीज फायर का आई थिंक इस वॉर में ना कोई मीनिंग ही नहीं बचा है। सो डेफिनेटली उनकी जो एनालिसिस है इन सारे टॉपिक के ऊपर वो काफी हद तक करेक्ट निकलती है। बाकी आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।